हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्नेजा स्मार्ट एकेडमी। हम कर रहे थे बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट किए थे हमने। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जो कि है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले क्या है इसका कॉन्सेप्ट, देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नाम से ही समझ में आ रहा है। वेरिएबल मतलब वेरिएबल फैक्टर से रिलेटेड है ये कुछ। ठीक है, कल हमने बात की थी कि प्रोडक्शन फंक्शन को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले शॉर्ट रन में, ठीक है, और दूसरा किस में, लॉन्ग रन में। तो शॉर्ट रन क्या होता है, शॉर्ट रन जिसमें हमारा एक फैक्टर होता है कौन सा, वेरिएबल, दूसरा फैक्टर कौन सा होता है, फिक्स्ड। और लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे पास वेरिएबल होते हैं। तो शॉर्ट रन के अंदर हमारा वेरिएबल फैक्टर में क्या चेंजेस होते हैं, वेरिएशन होता है, उससे रिलेटेड हमारा लॉ है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसको आज हम पढ़ेंगे डीप में। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। लॉ एग्जिबिट द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। देखिए यहाँ, ठीक है, किसके बीच में ये रिलेशन बता रहा है, वेरिएबल फैक्टर एंड द अमाउंट ऑफ आउटपुट इन अ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में वेरिएबल फैक्टर और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है वो बताता है ये लॉ। दिस इज अज्यूमिंग दैट ऑल अदर फैक्टर आर कॉन्स्टेंट। सारे के सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर। इसको किस नाम से जाना जाता है, रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर के नाम से। Thus, law state that keeping other factor constant when you increase the variable factor। बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के जब आप क्या करते हो, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हो, देन द टोटल प्रोडक्ट जो टीपी होता है आपका, टोटल प्रोडक्ट होता है, इनिशियली इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है एट अ इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। फिर क्या करता है, इंक्रीज होता है लेकिन किस रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे, एंड इवेंचुअली स्टार्ट डिक्लाइनिंग। और बाद में क्या करता है, वो घटना शुरू हो जाता है। जो आपका टीपी होता है पहले क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर क्या होता है आपका, बढ़ता तो है लेकिन किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, और फिर क्या होता है, वो गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने एक जो इसका रिलेशन था वो किसके रिगार्डिंग पढ़ा, टीपी के रिगार्डिंग, मतलब टोटल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पढ़ा। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन टर्म्स ऑफ किसका, एमपी। किसके टर्म्स में, एमपी के टर्म्स में। वो क्या होता है, देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर इंक्रीज। वेरिएबल फैक्टर को जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे, कीपिंग द अदर फिक्स फैक्टर, द मार्जिनल प्रोडक्ट, अब यहाँ किसकी बात कर रहे हो आप, मार्जिनल प्रोडक्ट की, ऑफ दैट फैक्टर विल इवेंचुअली डिक्लाइन। वो क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। क्यों, इस दिस मीन्स दैट अप टू अ यूज ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जब आप एक अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करते हो ना, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर फिर वो क्या करता है, डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है। व्हेन द वेरिएबल फैक्टर बिकम रिलेटिवली अबंडेंट, द मार्जिनल प्रोडक्ट में बिकम नेगेटिव। एक लेवल ऐसा आता है जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते रहोगे तो उनका वहाँ कोई इस्तेमाल नहीं रहेगा, फिर आपको क्या मिलेगा, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव मिलेगा। हमने यहाँ जो हमारा लॉ था उसको टीपी से रिलेटेड भी पढ़ा और एमपी से रिलेटेड भी पढ़ा। ठीक है, दोनों ही एक चीज़ बता रहा होता है। जैसे ये बढ़ रहा है शुरुआत में बढ़ती रेट से, फिर ये बढ़ रहा है घटती रेट से, फिर ये क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है। ऐसे ही पहले एमपी बढ़ रहा होता है, बढ़ते बढ़ते फिर वो क्या हो जाता है, घटना शुरू कर देता है, और फिर एक टाइम के बाद क्या होता है, वो नेगेटिव भी हो जाता है। तो ये देखिए दोनों के बीच में जो रिलेशन है सेम बता रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर हम क्या करेंगे, टीपी किसके इक्वल होता है, अगर हम समेशन कर दें किसका, एमपी का, एमपी को जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास टीपी आएगा, तब ये इन दोनों के बीच में हमें ये रिलेशन बताता है। ओके, समझ में आ रही है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे ही आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की एक और यूनिट को लेते हो, मतलब लेते रहते हो, तो शुरुआत में क्या होता है, टीपी और एमपी बढ़ते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, टीपी तो बढ़ रहा होता है घटती हुई रेट से, एमपी क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। एक टाइम के बाद वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, और टीपी क्या होता है, बाद में घटना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ अजम्पशन की। जितने भी आपने लॉ पढ़े हैं अभी तक, आपको पता है कि उसमें कुछ ना कुछ अज्यूम ज़रूर किया हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो आपकी अजम्पशन आती है दैट इज़ कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को आप क्या करते हो, कॉन्स्टेंट मानकर चलते हो। ठीक है, सेकेंड वन इज़ फैक्टर प्रोपोर्शन आर वेरिएबल। फैक्टर जो आपके दो हैं, कौन कौन से, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। दोनों फैक्टर के बीच में जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, मतलब फिक्स नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ होमोजीनियस फैक्टर यूनिट। इसका क्या मतलब है, जो भी आप वेरिएबल फैक्टर लोगे ना नेक्स्ट,
वो क्या है, होमोजीनियस है, समान है। मतलब जितना भी आप, जैसे मैं वेरिएबल फैक्टर में लेबर की बात कर रही हूँ, एक लेबर जो काम कर रहा है, जैसे ही मैंने एक और लेबर बढ़ा दिया तो मैं मान के चलूँगी पहला लेबर जितना काम कर रहा था ना, दूसरा लेबर भी उतना ही काम करेगा। मतलब उसमें क्या है, होमोजीनिटी है, ठीक है, समरूपता है, समानता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये जो हम कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, वो किस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन के बारे में पढ़ रहे हैं। शॉर्ट रन जहाँ पे हमारे एक फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स्ड, और दूसरे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल। ओके, ये थी इसकी कुछ असम्पशंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, इस लॉ को बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में ताकि आप इसे समझ सको, क्योंकि इसके कुछ स्टेजेस भी हैं, तो उन्हें समझने के लिए उसकी एक्सप्लेनेशन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर का हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज कीजिए लैंड और लेबर आर ओनली टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम यहाँ क्या ले रहे हैं, लैंड ले रहे हैं और लेबर ले रहे हैं, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर लेबर कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेब। मतलब आपको क्या है, लैंड तो फिक्स हो गया, आपको अगर आउटपुट बढ़ाना है तो किससे बढ़ाओगे, अब लेबर से बढ़ाओगे। तो देखिए आप कैसे कैसे बढ़ सकता है। यहाँ पे हमने क्या किया, लैंड ले लिया 10 एकड़ का, यूनिट ऑफ लेबर सबसे पहले बिल्कुल नहीं, ज़ीरो, ना तो प्रोडक्शन होगा, ना एवरेज प्रोडक्शन होगा, ना ही मार्जिनल प्रोडक्शन होगा। जैसे जैसे आप क्या करोगे, लेबर की यूनिट्स बढ़ाते रहोगे, वैसे वैसे आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक लेवल पे मैक्सिमम होके घटना शुरू हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्शन भी निकालना आता है ना, टोटल प्रोडक्शन को जब यूनिट से डिवाइड करते हो, ठीक है, वो निकल जाएगा। रही बात मार्जिनल प्रोडक्शन, कल बताया था, जिस तरीके से आप टोटल प्रोडक्शन को माइनस करते चले जाओगे नीचे वाले में से ऊपर वाले को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी टेबल यहाँ तैयार होती है। इस टेबल की एक्सप्लेनेशन देखिए किस तरीके, सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसका क्या मतलब है, जो हमने टेबल देखी थी उसमें हमें 3 स्टेजेस बताई हुई हैं, ठीक है। उसमें से पहली स्टेज की अब हम बात कर रहे हैं। इन द फर्स्ट स्टेज एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीजेज एज देयर आर मोर एंड मोर डोजेज ऑफ लेबर। यहाँ पे क्या होगा, एवरेज प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लेबर यूज़ कर रहे हैं। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड विद अ फिक्स फैक्टर लैंड, मतलब हमने क्या रखा, लैंड को फिक्स रखा, वेरिएबल फैक्टर लेबर को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो हमारा क्या हो रहा है, एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रहा है। वी सी दैट टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेज, बट एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेज अप टू यूनिट 40, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, ये क्या है, ये बढ़ रहा है, ये आगे तक बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट की बात करें और मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो वो यहाँ तक बढ़ रहा है, 40 तक बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे लेटर ऑन बोथ स्टार्ट डिक्रीजिंग बिकॉज प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर टू लैंड वॉज सफिशिएंट एंड लैंड इज़ नॉट प्रॉपरली यूज्ड। इस लेवल के बाद 40 के बाद ये क्या हो रहा है, घटना शुरू हो रहा है। तो मतलब इस लेवल पे इंक्रीजिंग रिटर्न की जब हम बात कर रहे होते हैं तो 40 तक ये क्या मिल रहे हैं आपको, इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब है, फिक्स फैक्टर के साथ जब आप लेबर को ऐड करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो आपको क्या मिल रहे हैं, बढ़ते क्रम मिल रहे हैं। हमेशा आपका टोटल प्रोडक्ट भी, मार्जिनल प्रोडक्ट भी और एवरेज प्रोडक्ट भी, तीनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी ये वाली स्टेज जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। वो क्या होती है, ये आपकी सेकंड स्टेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ, जहाँ पे आपकी फर्स्ट स्टेज जो है वो एंड होती है। कहाँ पे, जहाँ पे AP इक्वल है किसके, MP के। देखिए इस टेबल में क्या है, AP और MP इक्वल है, यहाँ से आपकी सेकंड स्टेज जो है वो शुरू हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी फर्स्ट स्टेज खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है, क्योंकि यहाँ इंक्रीज़ करना इसने बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, इन दिस स्टेज एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट फॉलिंग, वो गिरना शुरू कर देता है। वी शुड नोट दैट मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स एज अ फास्टर रेट। मार्जिनल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रेट से गिरता है देन द एवरेज प्रोडक्ट। हेयर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, इट ऑल्सो मैक्सिमाइज एट 70 यूनिट ऑफ लेबर वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम जीरो वाइल एवरेज प्रोडक्ट इज़ नेवर जीरो और नेगेटिव। इसका हम क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे पहले कि यहाँ MP जो है वो ज़्यादा रेट से गिर रहा है, 40 के बाद ये 30 और एकदम से 20 और ये 30 के बाद 28 हुआ है, ज़्यादा रेट से गिर रहा है। फिर एक लेवल पे आपका TP जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे 50 हो जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपका मार्जिनल क्या है, बिल्कुल ज़ीरो। जब ये ज़ीरो है तो ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। एक चीज़ यहाँ देखना, मार्जिनल प्रोडक्ट तो क्या हो गया, यहाँ पे ज़ीरो हो गया, लेकिन जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है वो अभी तक क्या है, पॉजिटिव है, ओके। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, AP और MP क्या है, गिरना शुरू कर देते हैं दोनों के दोनों। और मार्जिनल प्रोडक्ट, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट की,
तो वो क्या हो रहा होता है, इंक्रीज तो होता है लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, और यहाँ पे आके ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर की। द थर्ड स्टेज बिगिंस वेयर सेकेंड स्टेज एंड, जैसे ही सेकेंड स्टेज खत्म होगी आपकी थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। दिस स्टार्ट फ्रॉम 8th यूनिट, हेयर मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट इज नेगेटिव, ये नेगेटिव हो चुका है। टोटल प्रोडक्ट फॉल्स बट एवरेज प्रोडक्ट इज स्टिल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। एट दिस स्टेज एनी एडिशनल डोज लीड टू पॉजिटिव नॉइजेंस बिकॉज एडिशनल डोज लीड्स टू नेगेटिव मार्जिनल। अब अगर इस स्टेज पर आप क्या करते हो, लेबर को जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे तो इस स्टेज पे क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मार्जिनल प्रोडक्शन ही नहीं मिल रहा। मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब ही क्या है, एडिशनल वेरिएबल फैक्टर से कितना प्रोडक्शन मिल रहा है, वो जब हो ही ज़ीरो गया आपका, उस लेवल के बाद अगर आप और लगा रहे हो यहाँ लेबर तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अब ये नेगेटिव ही जाएगा। आपका लैंड पूरा प्रॉपर यूज़ हो चुका है। अगर वहाँ पे हमारे ये जो काम कर रहे हैं ना लेबर 6 या जो भी 7, यहीं तक ही काम रुक चुका है। आगे करोगे अगर 8 लेबर लगा दोगे तो ये आपके लिए सही नहीं है, आपको इसको देना पड़ेगा वेजेस, लेकिन ये आपको कुछ दे के नहीं जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये था आपका थर्ड स्टेज। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से भी है, टीपी को हमने दिखाया अलग से और यहाँ एपी और एमपी को हमने दिखाया। ठीक है, टीपी जो देखिए, अब ये टीपी की रेट देखिए, ये पहले क्या है, बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर घटना शुरू कर दिया। अब जब यहाँ वाली रेट देखोगे ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, यहाँ कॉन्स्टेंट सा हो गया, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, यहाँ मैक्सिमम हो गया इस जी पॉइंट पे, इस लेवल के बाद गिरना शुरू हो गया। देखिए यहाँ जब ये मैक्सिमम हो रहा है, देखें तो आपका ये देखिए एमपी जो है वो ज़ीरो है, ज़ीरो के टाइम पे ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जब ये घटना शुरू हो गया तो ये देखिए एमपी आपका नेगेटिव हो रहा है, इसीलिए इसने क्या किया, घटना शुरू कर दिया। ठीक है, और एपी आप देखेंगे अगर एपी तो क्या करेंगे, एपी आपका हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, जो हमने पीछे रिलेशन पढ़ा था उसमें। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ओके, देखिए ये मैंने स्टेज 1, 2 और 3 अच्छे से डिटेल में बता रखा है, जो वहाँ पे किया था सेम टू सेम वही चीज़ है कि क्या होता है। इसकी एक रीडिंग ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है कि इन विच स्टेज रेशनल डिसीजन इज़ पॉसिबल। अब एक प्रोड्यूसर को कौन सी स्टेज में अपना प्रोडक्शन जो है वो करना चाहिए। उसके पास 3 स्टेज हैं, उसे फर्स्ट स्टेज में करना चाहिए, सेकंड में करना चाहिए, थर्ड में करना चाहिए। ये देखते हैं। टू मेक द थिंग सिंपल लेट अस सपोज दैट अ वेरिएबल फैक्टर तो जो था उसको हमने ए ले लिया और बी को क्या लिया हमने, फिक्स फैक्टर ले लिया, और हमने क्या ले ली, यूनिट ले ली A1 A2 A3 वेरिएबल की, B1 B2 और B3 किसकी, बी की, मतलब फिक्स्ड की। स्टेज 1 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेज 1 इज़ करेक्टराइज बाय द इंक्रीजिंग AP, मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है, आपका AP इंक्रीज हो रहा है, सो दैट टोटल प्रोडक्ट मस्ट ऑल्सो भी इंक्रीजिंग, वो भी इंक्रीज होगा। दिस मीन्स द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, मतलब आपका जो वेरिएबल फैक्टर है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है। आउटपुट पर यूनिट भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। एफिशिएंसी ऑफ बी द फिक्स फैक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, मतलब सब कुछ ही इंक्रीजिंग चल रहा है। ठीक है, सिंस द टोटल प्रोडक्ट विद B1 इज इंक्रीजिंग, मतलब अब लैंड को यूज़ करते हुए जो टोटल प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग रेट में निकल के आ रहा है। तो ऑब्वियसली आप तो करोगे ना यहाँ पे प्रोडक्शन, तो स्टार्ट रखोगे अपना। नेक्स्ट स्टेज देखिए, इसमें क्या आएगा, स्टेज 2 इज़ करेक्टराइज बाय डिक्रीजिंग AP, यहाँ हमारी AP डिक्रीज होने लग जाती है, MP भी डिक्रीज होने लग जाती है, बट विद MP नॉट नेगेटिव, लेकिन MP हमारी यहाँ नेगेटिव नहीं है, डिक्रीज हो रही है लेकिन नेगेटिव नहीं है। दस द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज़ फॉलिंग, यहाँ पे हमारी जो वेरिएबल फैक्टर होती है उसकी एफिशिएंसी फॉल करना स्टार्ट कर देती है। वाइल द एफिशिएंसी ऑफ B, लेकिन हमारे जो फिक्स फैक्टर है उसकी एफिशिएंसी अभी तक बनी हुई है, इसीलिए हमको यहाँ क्या मिलता है, TP बढ़ रहा हुआ मिलता है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारे पास थर्ड स्टेज। फाइनली थर्ड स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय फॉलिंग AP फॉल कर रहा होता है, MP भी फॉल कर रहा होता है, MP नेगेटिव भी हो जाता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर तो पहले ही काम करना बंद कर चुके थे, लेकिन हमारे फिक्स फैक्टर भी यहाँ पे काम करना बंद कर चुके होते हैं, दोनों ही यहाँ डिक्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं। तो 3 स्टेज मैंने बता दी। रेशनल डिसीजन में देखिए क्या आएगा, जो एक प्रोड्यूसर होगा रेशनल डिसीजन कहाँ पर लेगा वो अपना, स्टेज 2 बिकम द रेलिवेंट एंड इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। देखो पहली स्टेज के अंदर सब कुछ इंक्रीजिंग मिल रहा था, सेकंड स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो AP और MP हमारे घटे ज़रूर थे, ठीक है, लेकिन हमें TP फिर भी मिल रहा था इंक्रीजिंग रेट, मतलब इंक्रीज हो रहा था लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, और थर्ड स्टेज में तो सब कुछ ही डाउन चला गया, तो वहाँ पे प्रोडक्शन करना तो बिल्कुल सही नहीं है। और रही बात फर्स्ट स्टेज की, वहाँ पे अभी हमें अच्छा मिलना शुरू हुआ था, तो उस स्टेज को हम वहाँ रोक नहीं सकते, तो हम कहाँ तक जाएंगे, स्टेज सेकंड तक।
तो स्टेज सेकंड जो है वो क्या होगा, रेशनल डिसीजन। एक प्रोड्यूसर जो है वो रेशनल तब कहलाएगा जब वो स्टेज 2 में रहकर काम करेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशन और कॉजेज ऑफ एप्लीकेबिलिटी। ये जो आपका लॉ है वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये क्यों अप्लाई होते हैं, क्या कंडीशंस हैं इसकी, ऐसा क्यों होता है कि जब आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करते हो तो आपको मिलने वाला जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज़ हो रहा है एक लेवल के बाद, ऐसा क्यों है। नंबर 1 इज़, इसके रीजंस हैं यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। देखिए, इन इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड और मशीनरी इज़ अंडर यूटिलाइज, कम यूज़ करते हैं हम उन्हें। मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर आर नीडेड फॉर इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन, हमें वेरिएबल फैक्टर की ज़रूरत है ताकि हम इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर देर इज़ अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, अच्छे से यूज़ होने लग जाते हैं। पहले फिक्स फैक्टर पड़े थे, उनका कुछ यूज़ नहीं था, जैसे ही हमने उस पर लेबर लगाया तो क्या मिला हमें, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर मिला, ठीक है, फर्स्ट स्टेज के अंदर। तो ये रीज़न था कि शुरुआत में इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहा है हमें। फिर बात आती है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक दूसरा कारण क्या बना, द फोरमोस्ट कॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ इज दैट सम ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड। वो हमें पता है कि कुछ फैक्टर जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं। व्हेन द फिक्स फैक्टर इज यूज विद द वेरिएबल फैक्टर देन इट्स रेशियो कंपेयर टू वेरिएबल फैक्टर्स फॉल्स। मतलब आपके पास लैंड तो लैंड ही है ना, 1 ही है ना, और यहाँ क्या हो रहा है, वेरिएबल फैक्टर जो है वो आपका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आपका जो लैंड का रेशियो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द फैक्टर, और अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो सभी फैक्टर्स के कोऑपरेशन की बात होती है। व्हेन एन एडिशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर हैज़ टू प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव फिक्स फैक्टर, हमारे पास फिक्स फैक्टर के साथ जब हम वेरिएबल फैक्टर को यूज़ कर रहे होते हैं, देन मार्जिनल रिटर्न ऑफ वेरिएबल फैक्टर बिगिन टू डिक्रीज। वो क्या होते हैं, यहाँ पे डिक्रीज करना आपका स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, एक लेवल पे तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो लैंड था खाली पड़ा था, हमने वेरिएबल फैक्टर को लगाया और उससे इंक्रीजिंग रिटर्न मिलना शुरू हो गया। लेकिन एक लेवल के बाद जैसे जैसे आप क्या करोगे, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाओगे ना, तो वो रेशियो सही नहीं रहेगा दोनों का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या मिलना है, लग जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्टेज। फिर उसके बाद बात करते हैं हम ऑप्टिमम प्रोडक्शन की। आफ्टर मेकिंग अ ऑप्टिमम यूज़ ऑफ फिक्स फैक्टर, अभी क्या किया हमने यहाँ पे लैंड के साथ जब लेबर को यूज़ कर लिया एक फिक्स्ड ऑप्टिमम मतलब रेशियो तक, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सच वेरिएबल फैक्टर बिगिंस टू डिमिनिश, वो गिरना शुरू हो जाएंगे उस टाइम के बाद। द सिंपल रीज़न इज दैट आफ्टर द ऑप्टिमम रूल यूज़ द रेशियो ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर बिकम डिफेक्टिव। अब ये रेशियो जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव। अब आप क्या करोगे, बढ़ाते चले जाओगे। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, लेट अस सपोज अ मशीन इज फिक्स फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन इफ इट इज़ टू ऑप्टिमम यूज व्हेन 4 लेबर आर एम्प्लॉयड। एक मशीनरी पे 4 लेबर काम कर रहे थे, आपने क्या किया, इफ़ 5 लेबर आर पुट ऑन इट, उस पर 5वां लेबर और लगा दिया, द टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीज वेरी लिटिल एंड द मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज। वो वहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ मिलेगा ही नहीं ना उस लेवल पे, क्योंकि आप उसके ऑप्टिमम यूज़ पे पहुँच चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास एक और खोज जो आपका है यहाँ पे, वो क्या है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का यहाँ क्या मतलब है, मैं आपको बताती हूँ। आपके जो फिक्स फैक्टर हैं और वेरिएबल फैक्टर हैं, मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे क्या करना है, इसको फिक्स रखना है, ठीक है। जैसे ही मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या मैं क्या करूँगी, वेरिएबल फैक्टर में चेंज करूँगी, इसको बढ़ा दूँगी। तो क्या हर बार आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा के ही अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकते हो? क्या फिक्स फैक्टर का ये सब्स्टिट्यूट है कि फिक्स्ड को तो हम नहीं बढ़ा रहे लेकिन वेरिएबल भी बढ़ाते चले जा रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। मतलब फिक्स फैक्टर की जगह आप पूरा का पूरा वेरिएबल फैक्टर को यूज़ नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूट हो जाते फिर तो बात अलग थी, लेकिन ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं ही नहीं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। हम फिक्स्ड की जगह वेरिएबल को यूज़ ही नहीं कर सकते। कर सकते हैं एक लेवल तक प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, लेकिन एक हद के बाद नहीं कर सकते। तो इस वजह से भी क्या होता है, आपको मिलने वाला मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, गिरना शुरू होगा ही होगा। तो ये आपके कुछ रीजंस थे। रीज़न में क्या रीज़न था जिससे आपको पता चला था कि इंक्रीजिंग क्यों मिल रहे हैं, डिक्रीजिंग क्यों मिल रहे हैं और नेगेटिव रिटर्न्स क्यों मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपके 4 जो हैं फैक्टर्स थे, ओके। नेक्स्ट आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ। मतलब ये लॉ पोस्टपोन कब होगा? पोस्टपोन का मतलब कि जैसे ही आप अपना कोई फैक्टर बढ़ाओगे तो आपको मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीजिंग नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग मिलेगा। पोस्टपोनमेंट उसको बोलते हैं। मतलब आपका लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, कहने का सीधी सी बात यही है।
किस किस सिचुएशन में होगी? तो सबसे पहली कंडीशन है इसकी ये इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, या उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, तो आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं मिलेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं मिलेंगे, या रिटर्न्स टू अ फैक्टर नहीं मिलेगा। 3 नाम है इसके, याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अगर आपको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के केस में, अगर वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं इन केस, तो क्या होगा, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ हमने आज हमारे लेक्चर में क्या किया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और रिटर्न्स टू अ फैक्टर के बारे में पढ़ा इन डीप, ठीक है। क्या होता है ये, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से डीप में पढ़ा, इसकी अजम्पशंस भी याद रखिएगा, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम कर चुके थे यहाँ पे। हमें यहाँ जो रिलेशन करना है वो टीपी और एमपी को ध्यान में रख के, एपी को ध्यान में रख के, सबको ध्यान में रख के करना है। तीनों स्टेज के बारे में करना है। रेशनल डिसीजन कब होगा आपका, यहाँ पे सेकेंड स्टेज में होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इसके कॉजेज थे और ये है पोस्टपोनमेंट, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।